प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शनिवार है और कार्यक्रम के आरंभ में ही आपको बता दूं, आज के कार्यक्रम के कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना नाम, साथ ही साथ जन्म के समय में AM और PM का विशेष ख्याल रखें। जन्म स्थान अगर कोई छोटी जगह हो तो उसके जगह पे जिला वगैरह ज़रूर लिख दीजिएगा। और कल का कार्यक्रम आरंभ से लेकर के अंतिम तक ज़रूर देख लीजिएगा। आज के कार्यक्रम के कमेंट से ही मैं कल के कार्यक्रम के लिए 10 कुंडलियों का चुनाव करूंगा। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शोभा टाकले जी के लग्न और नवमांश चार्ट का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं, इनकी कुंडली में प्रत्येक वर्ग में अध्यात्म और धर्म विकसित होते देखे जा रहे हैं। प्रत्येक चार्ट में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका अच्छी ही देखी जा रही है और प्रत्येक चार्ट में वो उस चार्ट में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका में देखे जा रहे हैं। एक बात बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कभी भी कुंडली कहीं दिखाएं, अपने षड वर्गों का अध्ययन जरूरी है और ये आपका अधिकार बनता है। कोई भी जो आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा है उसके साथ ये बात पहले ही पूछ लीजिए कि आप मेरे लग्न, नवमांश, दशमांश, चतुर्विशांश जितने भी चार्ट हैं सभी चार्ट का एनालिसिस तो करेंगे ना, क्योंकि प्रत्येक ग्रह एक विशेष चार्ट के लिए अलग तरीके की भूमिका में हो जाता है और साथ ही साथ उसकी वो भूमिका उस चार्ट के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आपकी कुंडली में देख रहा हूँ और यहाँ मैंने देखा कि व्यक्ति की ये खुद की कुंडली में सूर्य लग्न में बैठे हैं, लेकिन जब नवमांश में सूर्य की स्थिति होगी तो उसको पत्नी से जोड़ करके देखा जाएगा। बात समझ में आई? अगर मैं भाग्य के लिए सूर्य की स्थिति को देखूंगा तो वहाँ ये देखूंगा कि वो ग्रह जो सूर्य है वो भाग्य के लिए कितना सपोर्ट कर रहा है, क्या उसकी दशा में भाग्य से कोई फल या भाग्य से कोई लाभ मिलने वाला है। आइए अब आपको शोभा टाकले जी की कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थितियों को बता देता हूँ। एक बात है, इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या मेरे नाम पर इन्वेस्टमेंट कभी करना हो तो बन सकता है, अगर आप खुद निर्णय ना लें तो, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली इस चीज से प्रेरित है कि आप जो भी निर्णय लेंगे शायद उसमें अध्ययन पूरा ना हो। बहुत ज़्यादा दिमाग को स्थिर करके और प्रायः अपने से बड़े बुजुर्गों से उस चीज़ का सलाह ले करके तभी आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। कारण क्योंकि आपका जो स्वच्छंद आपका निर्णय होगा वो शायद थोड़ा अच्छा ना हो या फिर अध्ययन की आवश्यकता उसमें महसूस होती हो। कारण क्योंकि चंद्रमा जो कि निर्णय देने की शक्ति देते हैं, सूर्य जो कि व्यक्ति के आत्मा के मजबूती के कारण होते हैं और बुध स्वयं निर्णय है। बुध स्वयं निर्णय और चंद्रमा उसका सहयोग और सूर्य व्यक्ति का आत्मविश्वास, ये तीनों ही कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि सूर्य ने चंद्रमा और बुध दोनों को कमज़ोर किया है और सूर्य नीचाभिलाषी हो रहे हैं। नीच की राशि में जा रहा ग्रह, आपकी कुंडली में 2 ग्रह बहुत अजीब अजीब हैं। एक सूर्य भी नीचाभिलाषी हो रहा है और मंगल भी नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। नवमांश में गुरु आपकी कुंडली में यहाँ भी 12 नंबर में बैठे हैं और यहाँ भी वो 12 नंबर में ही बैठे हैं, मतलब वर्गोत्तम है। यहाँ वो लग्न में वर्गोत्तम थे, इसका फल संपूर्णतया अच्छा होगा। यहाँ वो पराक्रम में वर्गोत्तम है, इसका फल दूसरा हो जाएगा। व्यक्ति के पराक्रम के दृष्टिकोण और व्यक्ति के पति को पराक्रम से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे लग्न कुंडली में गुरु स्वयं अपनी राशि के हो रहे हों, बुध स्वयं अपनी राशि के हो रहे हों और यहाँ पे जब वो चंद्रमा जैसे ग्रह जो कि सप्तम भाव के अधिपति हैं, सप्तम भाव का अधिपति अपने से नवम पंचम के संबंध में जा रहा है और अगर वहाँ से वो गुरु के साथ जा रहा है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से ये स्थितियाँ पराक्रम और पराक्रमी पति के प्राप्त होने के बारे में देखी जा रही हैं, क्योंकि वो दरअसल सप्तम भाव के अधिपति के साथ जा रहे हैं ना, इस वजह से। दूसरी बात और बता दूं, आपकी कुंडली की स्थितियों में अगर शुक्र को देखता हूं तो शुक्र यहाँ बैठे हैं 3 नंबर की राशि में और यहाँ वो सूर्य की राशि में बैठे थे। यहाँ शनि बैठे हैं जन्म कुंडली में चंद्रमा की राशि में और यहाँ शनि बुध की राशि में जा रहे हैं बुध के साथ। तो इसका मतलब एक बात बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि यहाँ वो एकादशवें भाव के अधिपति होते थे और लाभ से
स्वतंत्र होते थे, पंचम में बैठे थे, और यहां वो लग्न और धन के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं, यानी कि व्यक्ति को यहां से भी धर्म और भाग्य का विधाता और भाग्य का लाभ मिलने वाला है। आपकी कुंडली में गुरु वर्गोत्तम, सूर्य मिथुन के, शुक्र मिथुन के और राहु मिथुन के, ये तीनों यहां पे बैठे हैं और शुक्र अपनी राशि से पंचमस्त जा रहे हैं। व्यक्ति अगर आगे कोई काम भी करना चाहे तो कर सकता है। ऋण वगैरह आप किसी को ना दें, ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी को भी नहीं, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है और आपका आत्मबल और मन इतना मजबूत नहीं है कि आप सामने से जाकर के पैसे उससे मांग सकें। ये बात बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों की कुंडलियों को एक बार बता दूं, हमेशा ही दो तरीके का फलादेश किया जाता है, एक भाव फल होता है और एक स्पष्ट फल होता है। भाव फल करने वालों की अधिकता अभी ज्यादा है, स्पष्ट फल करने वालों की कमी है। स्पष्ट फल का मतलब होता है भाव फल से गहराई, और भाव फल करने का मतलब है कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं तो उसका फल कथन वो प्रत्येक कुंडली के लिए एक ही होगा। वो भाव फल है कि सूर्य यहां अगर बैठेंगे तो ऐसा परिणाम देंगे। लेकिन स्पष्ट फल में उनके ग्रह की स्थिति, उनके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, वो खुद कहां दृष्टि डाल रहे हैं, इससे भी उनका प्रभाव दिखेगा। वो उस भाव का कारक, उनकी अवस्था, अन्य चार्ट में किस परिप्रेक्ष्य में कौन से सवाल के लिए हम उस ग्रह का उत्तर और उस ग्रह से उत्तर मांग रहे हैं, ये इस पे स्पष्ट फल कहता है। मतलब हमें कभी भी किसी से भी ये नहीं पूछना चाहिए कि हमारी कुंडली के इस भाव में ये ग्रह बैठा है वो कैसा परिणाम करेगा। दरअसल वो आपका उत्तर कभी था ही नहीं और ना कभी होगा। दरअसल वो कभी आपका उत्तर था ही नहीं और ना कभी वो होगा। अलग बात है कि आपको अगर कोई भी बता देता है तो आप तुरंत उसे झट से भरोसे में ले लेते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा और इन्होंने झट से उत्तर दे दिया। निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। ये विचार करने वाली बात है। कारण क्योंकि ये ग्रह है और सिर्फ एक पक्ष देख करके आप उसका अध्ययन नहीं कर सकते और ना उसके बारे में समुचित उत्तर पे जा सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक है। कभी भी अपनी कुंडली देखते और दिखाते समय उसके प्रत्येक पक्षों का जब तक आप निर्णय नहीं करते हैं और अध्ययन नहीं करते हैं तब तक किसी निर्णय पर ना पहुंचना, तब तक ना पहुंचना, क्योंकि ये स्थितियां ना आपके गलत फलादेश की ओर आपको धकेल रही होती हैं। और एक बात बताऊं, बहुत गंभीरता से विचार करिएगा, आप सभी दर्शकों के लिए बात है, ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। चाहे वो आप मुझसे कुंडली दिखा रहे हो, चाहे वो किसी से भी, आपके अधिकार क्षेत्र की बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। कुंडली दिखाते समय उस आचार्य से जरूर पूछें कि मेरे षड वर्गों की स्थिति क्या है, उस ग्रह की भूमिका प्रत्येक चार्ट में कैसी है, और ये आपका अधिकार है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कुंडली दिखाएं इस बात का अवलोकन और इस बात का अध्ययन जरूर करें। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक कुंडली में प्रत्येक ग्रह प्रत्येक प्रकार का फल अलग अलग तरीके का करता है। वो एक जैसा फल कभी नहीं करता है। उसकी स्थिति, उसकी अवस्था, उसके ऊपर प्रभाव और उसका खुद का प्रभाव देने के बाद ही वो किसी निर्णय पे ले जाकर के खड़ा करता है। समझ में आई बात? सूर्य से शुरू करता हूं। इनकी कुंडली में सूर्य यहां नीचाभिलाषी हो रहे थे और यहां पे वो कहां बैठे हैं, जन्म कुंडली में जाकर के रोग में। एक बात गौर करिएगा, शोभा टाकले जी की कुंडली में यहां सूर्य रोग भाव के अधिपति होते थे, सप्तम में बैठे थे, नीचाभिलाषी थे। यहां वो बनते हैं अष्टम के अधिपति, छठे में बैठे हैं और देखिए चंद्रमा की तरफ बढ़ रहे हैं और इनके पीछे जस्ट शुक्र पंचम भाव का अधिपति है। यहां व्यक्ति को ज्ञान के क्षेत्र में और हालांकि सूर्य और राहु और शुक्र एक साथ बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को कई बार कमजोर और कल्पनाशीलता की अधिकता भी देते हैं। ये बातें बन रही हैं। राहु सूर्य के साथ है, व्यक्ति का आत्मबल कभी कभी कमजोर सा महसूस करता है और होता है। चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हैं, यहां वो गुरु से दृष्ट हो रहे थे, गुरु उनको देख रहे थे। इस वजह से गुरु और चंद्रमा का संयोग जब हो तो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है, यशस्वी बनाता है, प्रधान बनाता है, समाज सेवी बनाता है और श्रेष्ठ मानसिकता का बनाता है। व्यक्ति धन संपत्ति मान पद प्रतिष्ठा इन सब चीजों का भोक्ता होगा। उसके बाद मंगल, आपकी कुंडली के लिए, मीन लग्न की कुंडली के लिए मंगल होते हैं धन और भाग्य भाव के अधिपति। यहां वो बैठे थे, नीच की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि 3 नंबर की राशि है, कर्क में वो नीच के होते हैं और मंगल भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे कुंडली में। यहां पे अगर मंगल की बात करता हूं तो वो दशम में हो रहा है, ये दिग्बली भाव है उसका, उस भाव का अधिपति वहां से पंचमस्त गया है।
कहीं ना कहीं से उसकी स्थिति भी ठीक बन रही है। लेकिन एक बात बताऊं, तो यहाँ पे गुरु की स्थिति बन रही है, तो इस भाव से तृतीय यानी कि ये जो भाव है इसका लाभ कहाँ है? तो तृतीय एकादशवें का संबंध हमें देखना होगा कि कैरियर कहीं बाहर तो नहीं बन रहा है या कैरियर कहीं घर के अंदर तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे बाहर की भी स्थिति दिख रही है, क्योंकि वहां विदेश भाव का अधिपति पराक्रम भाव में अपनी राशि का और सप्तमेश के साथ बैठा है। अगर बाहर जाकर के अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यक्ति अगर कोई भी काम करना चाहे तो कर सकता है। बाकी पति के साथ अगर संबंधों को देखता हूं तो जब भी आप के ऊपर अगर पति कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो निश्चित रूप से उस समय के काल को जरूर देख लें, और उसके लिए आपको अपने पति की कुंडली भी देख लेनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर कभी भी पार्टनर वगैरह की बात बने या बनाना चाहते हो या अपने साथ किसी को साथ लेकर के व्यवसाय करना चाहते हो तो थोड़ा बचिएगा। ऐसे मूलतः आपकी कुंडली के लिए अगर देखता हूं तो मकर राशि बहुत अच्छी बन रही है, उसके बाद वृश्चिक राशि भी अच्छी बन रही है, लेकिन मकर राशि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बन रही है क्योंकि लाभ का अधिपति होता है, लाभ को देख रहा है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, और आपकी कुंडली तो वैसे भी दैवीय लोक से आए हैं आप। कारण क्योंकि लग्न में भी शुभ ग्रह, यहां भी शुभ ग्रह, और यहां जो ग्रह बैठा है वो शुभ ग्रह नहीं है, परंतु फिर भी वो सुख से संबंध बना रहा है और वो कहीं ना कहीं गुरु से केंद्र में है। दूसरी बात कि आपकी कुंडली के लग्न में भी एक सम संख्या की राशि का निर्माण होना, पंचम भाव में भी सम संख्या का निर्माण होना, और नवम भाव में भी सम संख्या का निर्माण होना। नवमांश में सम, सम और सम। अद्भुत है या नहीं? कितनी अजीब बात है, जरा सोच के देखिए। विधाता ने एक एक ग्रहों को धर्म और अध्यात्म के मामले में सटीक बिठाया है, क्योंकि यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लग्न त्रिकोण त्रित्रिकोण सम संख्या, लग्न त्रिकोण और त्रित्रिकोण सम संख्या। स्थिति देखिए, गुरु और बुध यहां भी एक दूसरे को देख रहे हैं। व्यक्ति मोक्ष की तरफ अगर अग्रसारित हो जाए तो कोई संशय की बात नहीं है, क्योंकि लग्न का अधिपति धर्म में बैठा, गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के साथ बैठ करके जन्म कुंडली के भाग्य भाव को देख रहे हैं, ये धर्म भाव, और बुध तो होता ही है भक्त। पूजा करने की स्थिति बहुत ज्यादा है और ये बेहतर है, ईश्वर के निकट ले जाने की स्थितियां हैं ये। लोग पूछते हैं मेरी कुंडली में मोक्ष की स्थिति है क्या? एक बात बताता हूं, दरअसल मोक्ष है क्या? प्रत्येक पल स्वार्थ से हीन हो गए वही मोक्ष है। बस एक लाइन का उत्तर है, प्रत्येक पल स्वार्थ से हीन हुआ वही मोक्ष है, और प्रत्येक पल को ईश्वर के निकट ले जाने का प्रयास मोक्ष को पाने का प्रयास होता है। बस यही बात है, इसे समझना होगा। लेकिन दरअसल आपकी कुंडली अद्भुत बन रही है इस क्षेत्र के मामले में। बुध की बात करूंगा, यहां वो खुद की राशि में थे, यहां भी वो खुद की राशि में है। वर्गोत्तम है, गुरु और बुध दोनों एक दूसरे पे दृष्टि का संबंध व्यक्ति को ज्योतिष का, व्यक्ति को वाणी का, व्यक्ति को कम्युनिकेशन के लिए बहुत बेहतर स्पेस देता है, क्षेत्र देता है। व्यक्ति का वाणी, व्यक्ति की वाणी और व्यक्ति के लाभ वाणी से संबंधित क्षेत्रों में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे बुध का प्रभाव हो, सप्तम भाव पे बुध का प्रभाव हो, और साथ ही साथ वहां पे चंद्रमा जैसे ग्रह बैठे हों, तो व्यक्ति का पति कहीं ना कहीं से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ आता है। ये बात भी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नवम भाव भी पति गुरु स्वरूप होते हैं, उनके साथ भी उसकी स्थिति बन रही है। गुरु की बात करूंगा, वो लग्न में है, पंचम को देख रहे थे, नवम पे दृष्टि थी, यहां से वो पांचवी दृष्टि से जन्म कुंडली के सप्तम भाव को उच्च की राशि से, सातवीं दृष्टि से धर्म भाव को, अपने कारक भाव को, और नवीं दृष्टि से जन्म कुंडली के लाभ भाव को, जहां उनको कारकत्व की प्राप्ति होती है। क्लियर है? यहां का अधिपति मंगल, लाभ का अधिपति अगर दशम में जाए, ये कई बार मैंने बातें बताई हैं कि ये महाभाग्यशाली योग होता है। शुक्र की बात करूं अगर, तो शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होते हैं और बैठे हैं छठे में। ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बना रहा है, लेकिन शुक्र की अवस्था आपकी कुंडली के लिए अद्भुत कही जा सकती है। कारण है क्या? क्योंकि वो देखिए, इनकी स्थिति जो है वो अपनी राशि की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पे जो स्थिति है वो एक तरफ लाभ भाव का अधिपति बैठा है, शुभ ग्रह की राशि बनी है, और उस राशि के अधिपति के साथ उनकी तात्कालिक मैत्री भी हो रही है। उसके बाद यहां पे जो ग्रह बैठा है वो खुद उसी राशि में ही बैठा है। इस वजह से भी शुक्र को एक अच्छा पर्यावरण मिलते देखा जा रहा है, और ऊपर से वो इस कुंडली के लिए कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों को दिखाने के बाद व्यक्ति के लाभ के कारण बन जाएंगे।
ये बात भी दिख रही है। व्यक्ति थोड़ा व्ययी होगा, ये शुक्र के नेगेटिव पक्ष यहाँ से दिखने को मिल रहे हैं, और व्यक्ति को कई बार अनजाने से शत्रु का भय भी सताता रहता है, ये बात भी बनती है। शनि की बात, यहाँ से वो चतुर्थ भाव लाभ भाव के अधिपति हुए, पंचम में बैठे और पंचमेश को देख रहे हैं, मन को भेदने की स्थितियां। और यहाँ पे अगर शनि की बात करता हूं तो यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि देखिए लाभ भाव पे पड़ रही है, जो कि मंगल की राशि बन रही है। यहाँ पे शनि की दृष्टि लाभ में कमजोर हो रही है, लेकिन यहाँ से सातवीं दृष्टि को देखता हूं तो शनि चंद्र और गुरु यहाँ सभी प्रभावों को युक्त होते देखा जा रहा है। शनि, चंद्रमा, गुरु, बुध सभी ग्रह यहाँ पे देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ से व्यक्ति के पराक्रमी होने का और कई प्रकार के फलों को मिलने का योग देखा जा रहा है। दरअसल व्यक्ति जब जब आलस्य से युक्त होगा, उसके अपनी भक्ति का पाठ पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। शनि न्याय करने वाले होंगे, व्यक्ति के कर्मों के फल के दाता बनेंगे, ये बात बनती है। व्यक्ति शनि की दशा में जब भी आएगा तीव्र भक्ति और भाव में लीन हो जाएगा, ये बातें बनती है। राहु केतु की स्थिति आपकी कुंडली के लिए, राहु यहां बैठे थे, यहां बैठे हैं छठे भाव में और यहां बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम का राहु परेशान करता है, छठे का राहु परेशान करता है, लेकिन शत्रुओं के लिए नहीं, व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है। दरअसल यहाँ पे बुध की राशि में बैठ रहे हैं, बुध के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात बता देता हूं, तो छठे भाव का अधिपति भाग्य में जा रहा है, शनि के साथ है, लग्नेश के साथ है, तो लग्न और छठे भाव के अधिपति का जब भी संबंध बनेगा तो व्यक्ति को थोड़ी बहुत परेशानियों में कभी कभी डालता है और व्यक्ति के कार्य में व्यवधान का कारण बनता है। ये आपकी कुंडली की स्थिति थी। प्रत्येक चार्ट में, प्रत्येक ग्रह में गुरु सबसे ज्यादा बेहतर देखे जा रहे हैं और उनकी अवस्था भी मैंने बताई, ये ठीक है, बहुत अच्छी है बात। ये आपकी कुंडली के आधार पर अगर देखता हूं तो सबसे ज्यादा स्थिति गुरु की अच्छी है, ये कई बार कहूं, और उसके बाद बुध की भी बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र थोड़े कमजोर हो रहे हैं, सूर्य चंद्रमा थोड़े कमजोर हैं, जो व्यक्ति के मानसिक अवस्था में कमजोरी, और कई बार व्यक्ति अपने ऊपर ही संदेह कर बैठता है। इससे बाहर निकलिए। शिव जी की पूजा आप करती होंगी, पूजा के मामले में मैं आपको ना बताऊं तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। डेट ऑफ बर्थ वगैरह देना मत भूलिएगा, अगर इच्छा होगी तो जरूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।